नमस्कार। जे बॉस न्यूज एंड व्यूज में आपका हार्दिक अभिनंदन है। दीपावली की असीम शुभकामनाएं। उम्मीद ही नहीं, पूरा विश्वास है कि आप कुशल से होंगे। संडे स्पेशल के नए एपिसोड के साथ उपस्थित हूं। आज मैं कोई विजुअल नहीं लगा रहा, स्क्रीन पर सिर्फ एक आशा की किरण जगाता हुआ दीपक है और कब का सवाल पूछता हुआ एक प्रश्नवाचक चिन्ह लगा रहा हूं। आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों कर रहा हूं, ये है तो आश्चर्यजनक, लेकिन हमारे देश के जो कर्णधार हैं कब इस बात का जवाब देंगे, कब इसका उत्तर मिलेगा, यही और आशा की किरण है। जो उम्मीद है वो बनी हुई है, इसलिए दीपक भी जल रहा है। सवाल है, हमारे राजनेता कब वास्तविकता को स्वीकारेंगे, यानी कि हकीकत को कब स्वीकारेंगे, कब अपनी कमियों को, अपने फेलियर को सार्वजनिक मंच से उद्घोषित करने का साहस करेंगे। क्या हमारे राजनेताओं में यूनाइटेड किंगडम की निवर्तमान प्रधानमंत्री, यानी कि जिसने अभी 20 अक्टूबर को इस्तीफा दिया है, लिज ट्रस के बराबर भी साहस नहीं है? सफल न हो पाने और पार्टी के भीतर आलोचनाओं के स्वर उठते ही लिज ट्रस ने प्रधानमंत्री की कुर्सी को त्याग दिया। अपनी विफलता के लिए उसने किसी और को दोषी नहीं ठहराया, उसने खुद माफी मांगी और ये भी कहा कि जो पार्टी ने या पार्टी के सदस्यों ने जो मैंडेट उसको दिया था उसको पूरा करने में वो विफल रही है, इसलिए प्रधानमंत्री का पद और पार्टी के नेता पद से इस्तीफा दे रही है। लिज ट्रस चाहती तो इस्तीफे का एक पत्र लिख करके वो जवाबदेहियों से बच सकती थी। वो ये भी ढिढोरा पीट सकती थी कि उसने 2 मंत्रियों का इस्तीफा लिया और भी प्रयास किया और अभी हालात काबू में नहीं हो रहे हैं, जल्द ही हालात काबू में आएंगे, इसलिए कुछ दिन का वक्त और मुझे चाहिए, ये कह सकती थी। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने अपनी नाकामयाबी को, अपनी विफलताओं को खुद कबूला और किसी अन्य के सिर उसका ठीकरा नहीं फोड़ा। अगले 1.5-2 साल में अभी इलेक्शन होना है, तब तक तो कुर्सी खींच ही सकती थी। अब इसके उलट, यानी कि दूसरी ओर अपने देश भारत की हम बात करें तो हम कहते हैं कि हमारा लोकतंत्र सबसे बड़ा लोकतंत्र है। वास्तव में है भी। 130-135 करोड़ की आबादी, जिसमें 90 करोड़ से ज्यादा तो सिर्फ वोटर हों, अगले चुनाव तक संभवतः वो 100 करोड़ हो जाए। इतनी बड़ी आबादी पर शासन करने वाली जो शासन व्यवस्था है वो दुनिया की सबसे बड़ी लोकतंत्र की व्यवस्था, डेमोक्रेटिक सिस्टम तो है ही है। लेकिन क्या हम सबसे बड़ा होने का जो जिम्मेदारी है उसको निभा पा रहे हैं? इन सवालों पर हम थोड़ा मंथन करें। 75 साल हमारी आजादी को हुए हैं। 75 साल से 100 साल के बीच का पीरियड, जिसको हम अमृतकाल कह रहे हैं, इसमें हम नई नई ऊंचाइयों को छूना चाहते हैं, नई व्यवस्थाएं लागू करना चाहते हैं। क्या इस पीरियड में, इस समय में हम नए संविधान की ओर भी सोच सकते हैं? इस पर भी आप मंथन करिएगा, क्योंकि राजनेताओं ने लोकतंत्र को अपने ढंग से इस्तेमाल किया है। व्यूअर्स, आपको ध्यान होगा कि गठबंधन की सरकारें जब से बनी हैं 1989 के बाद, पहले हमारी पार्टियां जो हैं अपने सिद्धांतों, अपने प्रिंसिपल्स, अपने उसूलों पर स्टिक रहती थी। उनके नेता भी कहते थे कि हमारे इस तरह के सिद्धांत हैं। 89 के बाद एक ऐसा दौर आया जहां पर सत्ता के लिए प्रिंसिपल्स का सम्मान नहीं किया गया। जो लोग साथ में आ गए कुर्सी को हथियाने के लिए, उनको लाइक माइंडेड पीपुल कहा गया। एक लोकसभा सदस्य यानी कि एमपी हुआ करते थे, उनके गृह राज्य में जरूरत पड़ी तो उनकी पार्टी के नेतृत्व ने उन्हें मुख्यमंत्री बना करके वहां भेज दिया। उस एमपी महोदय ने वहां पर मुख्यमंत्री की शपथ ले ली और विधानसभा में विश्वास मत भी प्राप्त कर लिया। ये हम सब जानते ही हैं कि राज्यपाल किसी को भी शपथ दिला सकते हैं, वो चाहे किसी सदन का सदस्य हो या न हो। अगर है तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो उसे अगले 6 महीने में विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य बन करके अपना निर्वाचन साबित करना होगा। यही पीरियड चल रहा था कि उन्होंने विधानसभा में अपना विश्वास प्राप्त तो कर लिया। इधर केंद्र में उनकी पार्टी की सरकार थी जिसके अविश्वास प्रस्ताव पर वोट होना था। तो वो महोदय मुख्यमंत्री होने के बावजूद लोकसभा में आते हैं और अपनी सरकार के पक्ष में वोट डालते हैं और सरकार को बचा लेते हैं। अब ये वाकया है तो वैसे कुछ नहीं, तकनीकी रूप से बिल्कुल सही है, क्योंकि वो लोकसभा के सदस्य थे, उन्होंने वोट डाला। लेकिन एक व्यक्ति एक बार में लोकसभा और विधानसभा दोनों सदनों में कैसे बैठ सकता है? विश्वास मत प्राप्त करते समय, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस प्राप्त करते समय वो विधानसभा में बैठे, उन्होंने अपने सरकार की ओर से प्रस्ताव रखा और उस प्रस्ताव पर बहस हुई और वोटिंग हुई। और जब लोकसभा में वो सदस्य के रूप में शामिल हुए तो उस समय वो मुख्यमंत्री की शपथ ले चुके थे और उनकी सरकार चल रही।
तो क्या नैतिक रूप से ये करना उचित था या इसे अवसरवादिता कहा जाएगा? यही बात हम कहना चाह रहे हैं कि हमारे देश के राजनेता अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए तो सारे कानूनों को अपने पक्ष में मोड़ लेते हैं और दूसरे को और जनता को अगर कोई चीज़ देनी हो तो उसमें कई तरह के कानूनी लकुना या कानूनी अवरोधक खड़ा करवा देते हैं। तो इस प्रवृत्ति से बचना होगा, तभी हमारा लोकतंत्र, तभी हमारी डेमोक्रेसी एक हेल्दी डेमोक्रेसी कहलाएगी। लोकतंत्र में एक नई व्यवस्था उन्होंने दी। उन्होंने कहा कि पॉलिटिकल पार्टी यानी कि राजनीतिक दलों का न तो कोई परमानेंट दोस्त होता है न परमानेंट दुश्मन होता है। अपनी सहूलत के अनुसार उन्होंने काम किया। जरूरत पड़ी तो भाजपा और समाजवादी पार्टी आपस में भले मंच में एक न आए हों लेकिन सरकार चलाने के लिए एक साथ आ गए। जरूरत पड़ी तो कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी एक साथ आ गए। लोहिया कहते थे कि कांग्रेस हटाओ देश बचाओ। उसी लोहिया के वंशज समाजवादी पार्टी कांग्रेस को समर्थन दे रही है। तो इस तरह से देश भर में बहुत उथल पुथल रही है। अभी हम देख रहे हैं कि 2000 बाद से थोड़ी स्टेबिलिटी ये आई है कि 4-4.5 साल अटल बिहारी वाजपेयी जी ने केंद्र में शासन किया। उसके बाद 10 साल तक डॉक्टर मनमोहन सिंह ने यूपीए सरकार चलाई, यानी कि कांग्रेस के नेतृत्व में गठबंधन सरकार चलाई। जरूर गठबंधन सरकार थी लेकिन स्टेबल सरकार थी। उसकी नीतियां जो बनाना चाहती थी, जो लागू करना चाहती थी, वो उसके हाथ में उसकी पावर थी। 2014 के बाद देश ने एब्सोल्यूट मेजोरिटी वाला एक सिस्टम लागू कर दिया है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बीजेपी और उसकी गठबंधन पार्टियों ने सरकार बनाई। आज स्थिति ये है कि सिर्फ बीजेपी को 303 सीटें मिली हुई हैं, यानी कि संसद में बहुमत से बहुत ज्यादा सीटें सिर्फ बीजेपी के पास में हैं। अब बात जो ये आ रही है, हम डिफेंस सेक्टर में काम कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, हम रेलवे में अच्छा काम कर रहे हैं, हम बॉर्डर की सुरक्षा के लिए अच्छा काम कर रहे हैं, हम रोजगार देने की बात कर रहे हैं। धनतेरस के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 75,000 युवकों को नियुक्ति पत्र दे करके एक नई परंपरा की शुरुआत की है। उन्होंने घोषणा की है कि दिसंबर 2023 तक 10 लाख नौकरियां केंद्र सरकार की ओर से मिलेंगी। देखिए, हमारे देश में फंडामेंटल राइट्स को सर्वोपरि रखा गया है, यानी कि मनुष्य के मूलाधिकार सर्वश्रेष्ठ हैं, उनकी रक्षा होनी जरूरी है, ये हमारा संविधान कहता है। और संविधान ने सुप्रीम कोर्ट को फंडामेंटल राइट्स का मेंटर यानी कि उसका संरक्षक बना दिया है। जहां कहीं या जिस किसी कानून में फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन होता हो, फंडामेंटल राइट्स को ठेस पहुंचती हो, ऐसे कानून, ऐसी व्यवस्था को, ऐसी किसी कार्रवाई को सुप्रीम कोर्ट तुरंत रोक देता है और वो कानून की अपनी व्यवस्था, उसकी व्याख्या देता है। हमारे देश की ये भी सुंदरता है। अब आखिरी में बात वही आती है, हमारे देश में सब कुछ अच्छा है, नागरिक अच्छे हैं, व्यवस्था अच्छी है, लेकिन क्या राजनेता इस बात का साहस करेंगे कि वो सफल है, यानी कि वो अगर किसी उपलब्धि को भुनाते हैं तो अपनी विफलता का भी श्रेय या उसकी जिम्मेदारी लेने का कष्ट करेंगे? ऐसा साहस होगा? देखिए, इस बात को एक बार फिर समझें। हमारे देश में एक परंपरा ये भी चली है कि सरकारी खजाने से सब्सिडी की घोषणा कर देना, चुनाव के पहले जैसे बिजली फ्री कर देंगे, पानी फ्री कर देंगे या राशन इतने में दे देंगे। तो इस तरह से जो सरकारी खजाना है, सरकारी राजस्व है, उसमें अरबों रुपये का लोड आ जाता है। लेकिन बाद में जब सरकार बनती है तो इस व्यवस्था को, यानी कि इस घोषणा के क्रियान्वयन में ही नई सरकार को बहुत कष्ट उठाना पड़ता है, परेशानी उठानी पड़ती है। लेकिन सत्ता में आने के लिए इस तरह का प्रलोभन देने से बचते नहीं है। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी बिना ये हिसाब बताए कि सत्ता में आएगी तो राज्य का या देश का जो राजस्व होगा वो रुपया किस किस माध्यम से आएगा, जब खर्च करेंगे, जब फ्री में वो बांटेंगे तो कैसे उस घाटे को, कमी को पूरा करेंगे। तो मित्रों, ये क्लियर कट सवाल है। हमारे राजनेता के पास में बहुत जल्दी धन कमाने का आर्ट आ जाता है, उनके रिश्तेदारों के पास में एक कला हो जाती है
जैसा कि सामान्य आदमी नहीं कर पाता है, बहुत जल्दी जल्दी अपनी संपत्ति का दुगना तिगुना चौगुना आप नहीं कर पाता है, लेकिन पॉलिटिकल लीडर्स का जो जनप्रतिनिधि हो जाते हैं ये उनके पास में एक आर्ट होता है और वो गलत नहीं होता होगा, इसलिए इनकम टैक्स उन पर छापे नहीं मारता है, या अगर मार भी लिया तो उनके फाइलें सही होती होंगी और उनमें कहीं बड़ी कार्रवाई करने लायक ऐसा कोई वो नहीं होता होगा। हाँ, आम आदमी अगर ऐसा करे तो भ्रष्टाचार में वो जेल जा सकता है। मित्रों, बात बहुत गंभीर है, बहुत छोटी भी है। सिर्फ हमारे राजनेताओं को अपनी आदत में सिर्फ इतना बदलाव करना है कि जो अभी अपनी विफलताओं के लिए किसी और को जिम्मेदार ठहराते हैं, अगर वो विफल रहे हैं तो उस विफलता की जिम्मेदारी खुद लेनी है। और विफल नहीं रहे हैं तो पिछले 70-75 साल में इतनी घोषणाएं हो चुकी हैं, इतने प्रोग्राम आ चुके हैं, हमें नहीं लगता कि कोई कार्यक्रम कोई प्रोग्राम बचा हो जनता की भलाई वाला। और इतने प्रोग्राम के बाद भी अगर जनता का भला नहीं हो पा रहा है तो विफलता जरूर रही है, विफल रहे हैं, असफल रहे हैं। तो इस असफलता को दूसरे के सिर में न डालें, अपने अपने हिस्से की जिम्मेदारी और खुद ओढ़ें। इन्हीं शब्दों के साथ आज मैं अपना ये एपिसोड खत्म करना चाहूंगा। अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, और जिन व्यूअर्स ने जे बॉस न्यूज एंड व्यूज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया सब्सक्राइब कर लें। इन्हीं शब्दों के साथ पूरी होती है आज की बात। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।